मुंतहा ने कहानी शुरू की थी सारी, फिर किरण की बुनियाद पड़ी। सिर्फ फ़र्क क्या है कि वो तलाश नहीं कर। अगर माँ बनाया है तो काबिलियत तो है। जो भी सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से मैं अपनी माँ से जुदा हुई, मैं खुद बहुत छोटी थी उस वक्त। अगर कभी भी कोई स्ट्रेसफुल मोमेंट हो, कुछ भी हो, आप किरण में बस किसी को हक कर लो। उसने आकर पूरा मेरा काम जो 10 साल का था वो पिकअप किया, उसके साथ एविडेंस बेस्ड अप्रोच अटैच किया, उसने रिसर्च अटैच की, उसने उसके डॉक्यूमेंट्स बनाए, उसने उसकी पॉलिसीज़ बनाई एंड शी co-founded पाकिस्तान्स फर्स्ट ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड स्कूलिंग सिस्टम। अगर कोई मुझसे पूछता है बाप की कमी महसूस, यार होती नहीं है। और मैंने हमेशा उनको यही गाइड किया है कि अपना रास्ता कभी बंद नहीं करना। एक दिन किसी दिन तुम शादी करना। जब प्राइमरी केयर गिवर एक इथॉस क्रिएट करता है अराउंड द चाइल्ड, हाउ द विलेज नीड्स टू ट्रीट द चाइल्ड, जिसने मुझे इस साइकिल को रिपीट करने नहीं दिया। रिपीट करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप दूसरों को हार्म करते हैं या ख़ुद को हार्म करते हैं। आई डू रिमेंबर दैट मैंने 14 साल की उम्र में सुसाइड अटैम्प्ट किया था, और वो एक्सटेम्पोर सुनाते थे, यानी सोने से पहले मैं एक बाजू में सोती थी, एक बाजू में, और अब्बू यूँ हमें लेते थे और वो कहते थे अच्छा आज की किस्त क्या है। एंड दैट शहज़ादा जाने आलम वो सो ब्रेव। ममा और अम्मी दोनों को मैं एक बात एक साथ कहना चाहती हूँ कि टुडे आई अंडरस्टैंड यू बोथ। वाई यू लेफ्ट अस, आई अंडरस्टैंड इट नाउ, कि उस वक्त वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी थी बिकॉज यू वर ट्राइंग टू सेव योर सेल्फ। किरण फाउंडेशन के बारे में तो बात होती रहती है, लेकिन मुंता को पहली किरण क्यों कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू कि हम इधर हैं आज फिर दोबारा। बहुत अच्छा लगा आपके पास आके दोबारा। मुंतहा ने कहानी शुरू की थी सारी। मुंतहा जब मुझे मिली थी वो बहुत छोटी सी एक 8 माह की बच्ची थी। उस वक्त तो मेरे जहन में कुछ भी नहीं था, किरण नाम भी नहीं था, कुछ नहीं पता था क्या होगा। बस एक अंदर से एक माँ की सी फीलिंग थी जो कि बस कुछ मैंने करना है जो मैं कर सकूं कि इस बच्ची को और इसकी माँ को। बच्ची भी ज़ाहिर है ट्रॉमा से गुजरी थी और माँ भी ट्रॉमा से गुजरी थी। बच्ची तो बहुत छोटी थी और उसका तो अक्सर लोग कहते हैं उसको याद ही नहीं रहेगा, लेकिन मैं बिलीव करती थी कि चीज़ें मैनिफेस्ट करती हैं, और जैसे ट्रॉमा है वो सबकॉन्शियस में चला जाता है लेकिन देन वो एब्सोल्युटली किसी बिहेवियर में मैनिफेस्ट करता है। बिल्कुल। तो वो मुझे चीज़ बड़ी तंग कर रही थी एंड द ओनली थिंग आई वांटेड टू डू वाज टू गिव देम सेफ्टी एंड केयर, कि मोहब्बत मिले, प्यार मिले, दोबारा से उनको होप बहाल हो कि हम ठीक हो सकते हैं, और उनको उसकी माँ को इतना एम्पावरमेंट हो जाए उसमें कि वो ख़ुद से अपनी बच्ची को लेकर चल सके। और वहाँ से फिर क्योंकि वो फैमिली लियारी में रहती थी तो मेरा लियारी आना जाना हुआ, और फिर वो जो 2 साल मेरी कुर्बत रही इस बच्ची के साथ, उसकी माँ के साथ, इसकी छोटी बहन का भी वजूद उस वक्त तक आ चुका था। तब मैं सोचने लगी कि ये बच्ची जो 8 माह जो इतनी तकलीफ़ से गुज़री थी, फ़िज़िकल अब्यूज़ का उसने फेस किया था एक वाक़या, लेकिन वो इतनी बबली, इतनी हैप्पी गो लकी, यानी 1.5 साल तक तो जब वो हुई तो खिलखिलाती बच्ची थी वो हर वक्त। अभी भी है, अभी भी वो बड़ी हंसमुख और बहुत बबली है, शुरू से ही थी, वो छोटी सी थी जब भी। तो मुझे ऐसा लगा कि केयर जो है वो कितनी मिरेकलस चीज़ है। सिर्फ नर्चर करना, सिर्फ प्यार देना, वो हर दवा से बढ़ के है। तो फिर मैं सोचने लगी कि इस केयर मॉडल को अगर इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए तो ये कितने बच्चों को फ़ायदा देगा। ये 1.5 साल, पौने 2 साल के बाद ये मैं सोचने लगी कि ऐसा अगर मैं कर सकूं। तो फिर मैं लियारी में ढूंढने लगी कोई ऐसी जगह जहां मैं ये मॉडल एज अ प्री स्कूल मॉडल इंट्रोड्यूस कर सकूं, जिसमें मुंतहा वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड, और फिर मैं मज़ीद थोड़े बच्चे लेकर और यही मॉडल उन बच्चों पे अप्लाई हो जो कोई ना कोई एडवर्सिटी से लाइफ में गुजरे हों, और ताकि मैं देख सकूं कि क्या वो भी ऐसे ही हील हो रहे हैं जैसे मुंतहा हील हुई है। और ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस था, मैं 1-2 साल में ये डिसीजन नहीं ले सकती थी। मैं देखना चाहती थी कि ये बच्चा जब 18 साल का एडल्ट हो जाएगा तो क्या वो एक कंट्रीब्यूटिंग, टोटली फंक्शनल और कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग बनता है, और वो साइकिल को रिवर्स कर पा रहा है या नहीं, यानी वो डिसीजन लेता है कि अब ये साइकिल अब्यूज़ का मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो आज हम उधर खड़े हैं कि जहाँ वो बच्चे माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ में पहुँच गए माशाल्लाह, और इसके नतीजे में किरण फाउंडेशन जो है वो जी, तो फिर किरण की बुनियाद पड़ी, और किरण जो है वो एक पहले से ही रन होता हुआ स्कूल था उधर ही लियारी के अंदर ही, जिसको मैंने अडॉप्ट किया, मगर वो हर एज ग्रुप के स्ट्रीट बच्चों का जैसे एक स्कूल था, तो 2 कमरे में मुश्तमिल था, और वो भी उसको भी सपोर्ट हमारी फैमिली ही कर रही थी। तो मैंने बस सिर्फ इतना किया कि उन बच्चों को सबको बेहतर स्कूल्स में लेके गई, बड़ी स्कूल्स में, क्योंकि वो बड़े बच्चे थे, उनको स्कूल एनवायरनमेंट की ज़रूरत थी, और उन 2 कमरों को मैंने कन्वर्ट किया इनटू अ प्री स्कूल,
और वो मॉडल जो था वो मदर एंड चाइल्ड मॉडल था, क्योंकि वो जो केयर का मॉडल मुंतहा को और उसकी माँ को मिला था वो मदर एंड चाइल्ड केयर मॉडल था। सिर्फ बच्चे को केयर नहीं मिली थी, माँ और बच्चे दोनों को मिली थी। तो वही मॉडल फिर मैंने मेड इट लाइक अ मैंडेटरी सिस्टम कि माँ के बगैर बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। बिल्कुल, और इस बारे में मज़ीद भी बात करेंगे क्योंकि ये बड़ी मुख्तलिफ सी बात है जिसमें आपने माँओं की तरबियत पर भी फोकस किया है। लेकिन उससे पहले मुंतहा से जानना चाहेंगे कि मुंतहा, आपके जहन के अंदर सबीना को लेकर जो पहली मेमोरी है, जो आपको याद है, वो क्या है और उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? वो होता है ना कि हम सोचते हैं किसी को देखकर कि इसका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, क्या रिश्ता है, कौन है। आपके पास ऑब्वियसली आपकी बायोलॉजिकल मदर भी थी, तो वो एक जगह आपके पास जो थी वो भरी हुई थी या वहाँ पर कोई था। तो सबीना से जब आपका इंटरेक्शन हुआ या सबीना की कौन सी चीज़ जो है वो आपको याद है या आपको उनके बारे में एहसास किस तरह के थे? बचपन से लाइक आई रिमेंबर जब मैं 8 महीने की थी तब से लाइक मैं उन्हीं के घर में थी। लाइक आई गेस फॉर 2 years मैं उन्हीं के पास जाती थी। लाइक वो मुझे नर्चर कर रही हैं, सब कर रही हैं। तो लाइक आई रिमेंबर लाइक वो खुद भी एक लाइक जिम ट्रेनर थी, तो मैं उनकी गोद में खेला करती थी एंड लाइक वो ट्रेनिंग दे रही होती थी एंड आई यूज्ड टू गो एंड सिट इन हर लैप और मतलब उन्हीं के साथ खेल रही हूँ। तो लाइक एक ये मेमोरी है जो मतलब मेरे दिमाग में अभी भी रिप्ले होती है। और लाइक ये है कि कहीं ना कहीं इनको देखकर लाइक जब मैं बड़ी हुई तो फिर लाइक मैंने भी लाइक मेरे अंदर एक स्पार्क आया कि मैं भी लाइक ट्रेनिंग लूँ एंड फिटनेस की उस पर चलूँ। सो आई ऑल्सो लाइक गॉट सर्टिफाइड एज अ फिटनेस ट्रेनर। वो अलग बात है, लाइक आई एम नॉट अभी उस तरफ में तरफ नहीं जा रही अभी, बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन माई डिग्री। तो ये है कि एक मेमोरी है मेरे साथ हमेशा जुड़ी रहती है। अच्छा, सबीना को माँ कहना आपने खुद शुरू किया था या किस तरह से? हाँ, क्योंकि बेसिकली किरण फाउंडेशन में सबीना माँ भी सब, मुझे लगता है चूँकि पहली किरण मुंतहा है तो सबीना माँ भी वहीं से मुतारिफ हुई ना। मतलब एक एज तक तो हम सभी आंटी कहते थे, लेकिन आई गेस फिर वो एक चेंज आ जाता है। मतलब आप जब बड़े होते हो तो आपको ज़्यादा पता चलता है कि क्या था क्या नहीं। लाइक क्योंकि मुझे याद है बचपन में आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ वॉट हैपेंड या क्या, लेकिन जैसे जैसे आपको पता चलता है कि क्या स्टोरी थी। और लाइक इन्होंने मुझे मेरी मामा से लाइक कोई कमी नहीं छोड़ी। लाइक मेरी मामा और सबीमा दोनों लाइक आप कहते हैं ना बाईसाइकिल होती है, उसके 2 व्हील्स होते हैं, वो एक व्हील भी ख़राब हो तो वो चलती नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेरी मामा और जो सबीमा है वो बिल्कुल उसी बाईसाइकिल के व्हील्स की तरह ही हैं। उन्होंने ही लाइक मुझे आगे लेकर चले हैं। तो लाइक जब मुझे थोड़ी अकल आई, आई मीन जब मुझे ज़्यादा स्टोरी समझ आई तो तब फिर वी स्टार्टेड कॉलिंग हर माँ, नॉट ओनली मी, ऑल माई अदर। तो हम ये कह सकते हैं कि मुंतहा इतनी खुशकिस्मत है कि उनके पास 2 माएँ हैं। एग्जैक्टली। बट दिस इज़ अमेजिंग दैट फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस फ्रॉम यू मुंतहा कि आपको इतनी लॉन्ग मेमोरी है। मतलब आप हार्डली 1.5 year की थी जब मैं when I was doing my fitness classes and you remember being in my lap. Yeah, I do. But that's very early on, right? 1.5 year, 2 year. मुझे काफ़ी लाइक फ्लैशबैक्स आते हैं कि मैं आपके पास खेल रही होती थी एंड स्टफ। Wow. दिस इज़ ग्रेट। और आपकी तो फिर वो डबल फिटनेस ट्रेनिंग हो जाती होगी अगर आप इसको गोद में बिठाकर सारी ट्रेनिंग दिलवा रही होती थी। This is a revelation for me in your podcast. Yeah, I've never I'm asked glad. this question from her कि तुम्हारी earliest memory क्या है। मैं समझ रही थी कि शायद जब मैंने प्री स्कूल की बुनियाद डाली जब ये 2.5 साल की थी वहाँ से इसकी मेमोरी होगी। स्कूल गई होगी तब से हाँ, होगी। but that's amazing that you have such a flashbacks हैं। या फ्लैशबैक्स। जहाँ से सबीना हमने बात ख़त्म की थी वहीं से शुरू करेंगे। बच्चों की तरबियत पे तो बहुत बात होती है। बच्चा है, दुनिया में आया, उसको तरबियत की ज़रूरत है, नशोनुमा की ज़रूरत है। और हम ना पता नहीं क्यों एज्यूम कर लेते हैं कि अगर किसी औरत के अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत है तो हम समझते हैं कि उसके अंदर बच्चा पालने की काबिलियत भी आ गई है। हम इस चीज़ को फोकस नहीं करते, समझ नहीं पाते कि उस औरत को भी तरबियत की ज़रूरत है जो आगे एक बच्चे को, एक शख्सियत को परवान चढ़ा रही है। लेकिन जब आपका सफ़र देखा जाता है तो समझ में आता है कि आपको इस चीज़ का शऊर था और आपने इसके ऊपर बड़ा काम किया कि माँओं को भी बच्चों के साथ तरबियत की ज़रूरत है ताकि वो एक अच्छी शख्सियत, एक अच्छे बच्चे को माशरे के अंदर ला सकें, माशरे का हिस्सा बना सकें। तो ये ख़्याल आपको कैसे आया? फिर किस तरह से आपने सोचा कि जी माँओं की तरबियत करनी है? और रेजिस्टेंस तो फेस करनी पड़ी होगी इस सारे सफ़र के अंदर। 3 सवाल थे आपके। आप तीनों का तसल्ली, मुझे आप पर यकीन है कि आप तसल्ली से जवाब दे देंगी। सबसे पहले तो आपने कहा कि जो पैदा कर सकती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो तरबियत कर सकें।
ऑन द कॉन्ट्रेरी मेरे ख़्याल में मेरा बिलीव इस चीज़ पे है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर किसी के ऊपर फ़ैसला कर देते हैं कि इसको माँ बनना है तो उसके अंदर काबिलियत देखते हैं तो उसको ये ज़िम्मेदारी देते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है कि वो तलाश नहीं कर रही। ये वही चीज़ है जैसे रब ताला ने कहा कि अगर मैंने बीमारी बनाई तो उसका इलाज भी बनाया, मगर तलाश तो तुम्हें करना है। तो अगर माँ बनाया है तो काबिलियत तो है। तो सबसे पहली चीज़ करने की ये है कि हर उस औरत को जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माँ बनाया, उसको ये यकीन दिलाना है कि पहले ख़ुद पे यकीन करो कि ऐसे तो तुम्हें औलाद नहीं दी, चाहे तुम 16 साल की हो, चाहे तुम 26 साल की हो, चाहे तुम 36 साल की हो। अगर ये हो गया है तो काबिलियत तो तुम्हारे अंदर है। राइट। अब उस पर यकीन से बात शुरू करेंगे। एक दफ़ा यकीन आ जाए कि अच्छा है, अब मुझे तलाश करना है, तो तलाश का सफ़र फिर शुरू होता है। अगर यकीन ही ना हो कि मेरे अंदर है ही नहीं तो तलाश हो नहीं सकती। सही। सो जब कहते हैं ना, जब कोई खोदता है कुछ या माइन के अंदर भी जाते हैं लोग हीरा निकालने, तो पहले तो पता होता है कि इधर हीरा है, मौजूद है। वरना अगर ये बताओ कि इसके अंदर तो हीरा है ही नहीं तो माइन करने वाला किस मोटिवेशन से माइन करेगा। तो दैट्स द थिंग। तो मुझे ऐसे लगता था। एंड अनदर वेरी अमेजिंग थिंग इज़ कि मैंने व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, जब मैं छोटी थी, बायोलॉजिकल माँ बनने से पहले ही मेरे अंदर ममता मैंने फ़ील कर ली थी। कब फ़ील की थी? जब मैं अपनी माँ से जुदा हुई, बहुत छोटी एज पे। जो भी सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से मैं अपनी माँ से जुदा हुई, मैं ख़ुद बहुत छोटी थी उस वक्त, और मैंने महसूस किया द फर्स्ट चाइल्ड दैट आई नर्चर्ड वाज माई सेल्फ। अपने आप को मैंने नर्चर किया, सेल्फ सूथ किया, ख़ुद को संभाला, ख़ुद को प्यार दिया। और मैं समझती हूँ कि ख़ुद को प्यार देना ये एक और हुनर है जो हमें सीखने की ज़रूरत है। और उसमें एक ज़रूर एक थिन लाइन होती है जहाँ से सेल्फिशनेस भी शुरू हो सकती है, उससे कॉन्शियस रहना पड़ता है। लेकिन अगर एक बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, या जो अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स होते हैं, उसमें सेल्फ लव सिखाया जाए बच्चे को, तो फिर वो बच्चा ख़ुद को बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में संभालना सीख जाता है। और वो कैसे होता है? वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से होता है कि वो जब अपने आप को, जब इमेजिनेशन इज़ वन वे ऑफ सेल्फ सूदिंग। बच्चा जब इमेजिन करता है कि हाँ यहाँ क्लाउड्स के अंदर ये चीज़ें बनी हुई हैं, नज़र आते हैं बच्चों को, मुझे भी बड़ी नज़र आती थी, सितारों से बातें करना। ये इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं जो हमने बच्चों से छीन ली हैं, बिकॉज़ हमने बहुत छोटी उम्र में उनको कंपटीशन की रेस में लगा दिया कि बस ये लिखो लाइन के अंदर लिखो, और वो इमेजिनेशन उनकी डब्बे में बंद कर दिए। सो दैट हेल्प्ड मी, एंड आई फील के सेल्फ लव एट अ वेरी यंग एज इज़ व्हाट आई वाज एबल टू गिव माई सेल्फ। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, उसके बाद देन केम अ लिटिल पपी, छोटा सा एक कुत्ते का बच्चा मेरे पास था। एट दैट टाइम उस पपी को जब मैं सूद करती थी, अगेन आई यूज्ड टू फील दैट नर्चरिंग फीलिंग। तो बाद में पता चला कि वो कोई हार्मोन्स होते हैं दैट आप आपके रिलीज़ होते हैं, मदर हार्मोन्स। लेटर आई हैड अ यंगर ब्रदर, दैट वाज व्हेन आई वाज 15 years old. I felt the same. And then much later at 19 I had my own son. And then much later on, by the time I was 28, these children started coming in my life. तो मैं समझती हूँ कि शायद ये जो ममता नाम की चीज़ है ना, जो मोहब्बत, ये डिपेंडेंट नहीं है ऑन हैविंग चिल्ड्रन बायोलॉजिकल। ये ममता आपके अंदर ऑक्सीटोसिन्स के फॉर्म में आपकी बॉडी में मौजूद है एट द टाइम यू आर बॉर्न एज अ फीमेल, एंड दैट्स सच अ ग्रेट एसेट एंड अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू तआला टू अस कि हमारे अंदर नर्चरिंग की सलाहियत है। तो मेरे ख़्याल में सारी बात शुरू होती है यकीन से। वो यकीन क्योंकि मुझे था तो इट वाज़ वेरी ईजी टू इम्पार्ट इट टू अदर्स। जब हम खुद यकीन नहीं करते तो फिर शायद हमारी बात में असर नहीं होता। मेरा ख़्याल है जिस तरह आप अभी मुझे कह रही थी कि आपकी बात का असर होता है, मदर्स भी कहती हैं मुझसे ये, लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ़ इसलिए होता है क्योंकि मैं ख़ुद उस पर यकीन रखती हूँ। जिस दिन मेरा यकीन ख़त्म होगा, मेरी बात का असर भी ख़त्म हो जाएगा। राइट, बहुत खूबसूरत बात। जब आपने ऑब्वियसली आपकी ममता का सफ़र जो आपने हमें बताया कि वो तो था ही, लेकिन उस पर थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे आपके बायोलॉजिकल चिल्ड्रन के हवाले से। आपका जो प्रेगनेंसी वाला सफ़र था या आपका जो बायोलॉजिकल बर्थ का सफ़र था वो कैसा रहा? जो पूरा एक मदरहुड का पीरियड होता है वो किस तरह का? एक अनदर लेवल होता है, मतलब जैसे ऐसे है जैसे आपने अब सारी डिग्रीज़ आ गई आपको और सडनली यू डू योर PhD तो जो बायोलॉजिकली व्हेन यू कंसीव, तो वो एक हार्मोन्स का जो बर्स्ट होता है आपके अंदर, एंड देन जब वो बेबी पैदा होता है उसके बाद तो आप फील करते हैं कि दिस इज़ वन ह्यूमन बीइंग और वन स्पीशी जो मेरे बगैर रह नहीं सकता। तो आपको बहुत इम्पोर्टेंस अपनी फ़ील होती है कि वो रोता है मेरे लिए रोता है,
वो देखता है, मेरी तरफ देखता है। और स्पेशली जब बच्चा साल भर का हो जाता है, जिस नज़रों से वो अपनी माँ को देखता है, मैं तो हमेशा सब मदर्स को ये कहती हूँ कि वो आपको महबूबा की तरह देखता है, मतलब उसकी पूरी दुनिया है। हाँ बिल्कुल, मैंने नोट किया छोटे छोटे बच्चे 2-2.5 साल के, जब उनकी अम्मी थोड़ी तैयार होती हैं, लिपस्टिक, तो बच्चे ऐसे हाथ लगा के माँ को देख रहे होते हैं, आईलाइनर लगाया है, दे एडमायर देयर मदर्स, उनकी दुनिया होती है पूरी उनकी माँ। तो मोहब्बत से तो हम बने हैं, अल्लाह ने हमें प्यार से बनाया है, उसी को स्ट्रिप ऑफ हम कर देते हैं कि मोहब्बत पहले निकालो, डिसिप्लिन को उसकी जगह लेकर आओ, सख्तियाँ करो, बच्चों को कंपटीशन में डालो, एंड देन वी एक्सपेक्ट कि वो गिविंग ह्यूमन बींग्स बनेंगे। दे माइट बिकम एक्सेलेंट ह्यूमन बींग्स इन ग्रेट फॉर्म, कि शायद सक्सेसफुल, बहुत कमाने वाले, बड़ी कंपनीज खोल लेंगे, लेकिन आई थिंक कंपैशन और सबसे ज़्यादा जो हम लैक कर रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, जिसका रिजल्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वॉर्स, वो क्या लैक कर रहे हैं हम? कंपैशन ही लैक कर रहे हैं ना। द पीपल हु आर रेजिंग वॉर्स, दे आर ऑल एजुकेटेड पीपल। राइट, बट सबीना, वी वुड वांट टू नो कि आपके कितने बच्चे हैं और उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, उनके जो चैलेंजेस थे उनको आपने कैसे कोप अप किया? बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माय फर्स्ट सन वाज बोर्न इन 1985, लॉन्ग टाइम बैक, और 3 बच्चे हैं मेरे। बड़ा बेटा शादीशुदा है, उसके भी 2 बच्चे हैं। सो अब मैं एक नए दौर से गुजर रही हूँ, दादी बनने के। दैट्स येट अनदर लेवल। इतना ब्यूटीफुल वो भी एक सफ़र है, बिल्कुल अलग है। यकीन करें, मुझे लोग दूसरे कहा करते थे तुम दादी नानी बनोगी तो वो तुम्हें अलग फीलिंग आएगी, एंड इट्स ट्रू, इट्स ब्यूटीफुल। एंड फिर बेटी है मेरी, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। एल्डेस्ट सन इज़ एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर, वो लाहौर में सेटल्ड है। बेटी मेरी साइकोलॉजिस्ट है, वो कनाडा में सेटल्ड है। छोटा बेटा मेरा जो है वो केमिकल इंजीनियर है, ही इज़ विथ मी हियर इन कराची। तो ये मेरे 3 बच्चे हैं। हर बच्चे की पैदाइश पे मैंने अलग महसूस किया, क्योंकि मेरी बहुत छोटी उम्र थी जब मैं पहला बच्चा हुआ, तो आई वॉज इन माई टीन्स, मैं 19 थी। सेकेंड चाइल्ड हुआ 5 साल के बाद, तो आई केम इन माई मिड 20s। थर्ड चाइल्ड हुआ अनदर 4 years के बाद, तो आई वॉज रीचिंग माई 30s। तो मेरे अंदर इतनी तब्दीली आ रही थी कि मेरे मदरहुड के स्टाइल में भी चेंजेस आ रहे थे। तो मैं ऐसा महसूस करने लगी कि मैंने शायद सबसे यंगेस्ट बच्चे को सबसे ज़्यादा स्पेस दी है। आई वॉज रेडी टू लेट गो, आई वॉज रेडी टू गिव स्पेस। और जब ये बच्चे आए मेरी ज़िंदगी में, जब इनकी मैं माँ बनी, तो तब मुझे लगा कि बिल्कुल सही उम्र थी मेरी। शायद बहुत यंग एज में आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं माँ होने का। कुदरती तौर पे आप जिस तरह से बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो आपका पेरेंटिंग स्टाइल भी मुझे लगता है कि मुख्तलिफ हो जाता है। बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि आप दूसरे आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस का बहुत असर लेते हैं। एट एज ऑफ 19 यू आर ऑलवेज वरीड कि ससुराल है, हस्बैंड हैं, कोई मुझे को सही करने की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो भी बड़ा स्ट्रेस देती है। परफेक्ट हो। तो माय एल्डेस्ट ऑलवेज सेज दिस टू मी कि आपने मेरे साथ बड़ी सख्तियां की। पहला बच्चा तो मुझे लगता है तजुर्बाती होता है, उसके ऊपर हम सारे तजुर्बे करते हैं। मुंतहा से पूछेंगे, मुंतहा आपके आगे के लाइफ गोल्स क्या हैं? अभी तो राइट नाउ आई एम डूइंग साइकोलॉजी एट IPP बहरिया यूनिवर्सिटी, एंड आगे देख कहते हैं ना कि एजुकेशन, नॉलेज इज़ पावर। तो जब तक आपके पास नॉलेज नहीं आती तो आपके पास पावर नहीं आता चेंज करने के लिए। और पावर तभी आता है जब आपको किसी चीज़ की लाइक नॉलेज होती है, आपको पता होता है कि क्या कॉजेज़ हैं, क्या है, मतलब उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो यही है कि अभी तो राइट नाउ आई वांट टू लाइक परसू साइकोलॉजी, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स कम बैक टू किरण एंड गिव बैक। और गिव बैक इसी तरीके से कि जैसे सबीमा ने लाइक मुझे चेंज किया, मैं भी इस तरह बहुत सारी छोटी मुंतहास को हेल्प करना चाहती हूँ, एंड देन चेंज करना चाहती हूँ। लाइक उनकी केयर गिवर बनना चाहती हूँ जिस तरह वो मेरी केयर गिवर बनी, जिस तरह उन्होंने लाइक मुझे एक ट्रॉमा से निकाला है। आगे जाकर मैं इतनी स्ट्रॉन्ग होना चाहती हूँ कि मैं किसी और को इसी ट्रॉमा से निकाल सकूँ, एंड देन लाइक मैं उनका जो पर्पज़ है वो लाइक पूरा कर सकूँ आगे जाकर। जो डेफिनेटली यू विल। वो स्पार्क जो है ना, वो आप में अभी भी नज़र आता है। किरण फाउंडेशन की जो एक रिचुअल है बड़ी फेमस है, आप लोग डेफिनेटली मशहूर हैं, तो उसके अंदर जो एक रिचुअल बड़ा मशहूर है वो हग करने का है। किरण के फेमस हग्स जो है वो बड़े फेमस है। मुझे लगता है किसी दिन मुझे आकर वो फील करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट की एक एसेंस है। तो उसके बारे में क्या कहेंगी? हग्स तो लाइक हाउ डू यू फील अबाउट इट? इट्स लाइक आप मतलब ऐसा लगता है कि आपने आपका सारा बर्डन चला जाता है। लाइक अगर आप हक कर, बिकॉज बेसिकली जब आप हक कर रहे होते हो तो आपका लाइक लेफ्ट साइड पे एक हार्ट है, आपके राइट पे हार्ट नहीं है। तो अगर आप किसी और बंदे से गले मिल रहे हो तो उनका जो लाइक ऐसा लगता है कि
we are filled with heart to heart, like 2 दिल हो जाते हैं, you know. So like ऐसा लगता है कि 2 दिल मिल गए तो फिर you know सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है. लाइक हमारा अगर कभी भी कोई स्ट्रेसफुल मोमेंट हो, कुछ भी हो, आप किरण में बस किसी को हक कर लो, देन यू फील सो मच बेटर. सबीना, भी आपने तस्करा किया था कि आपकी बेटी जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इस बारे में कुछ बताना चाहेंगी कि ऐसा कहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिली या क्या वजह थी कि उन्होंने साइकोलॉजी चूज़ की? जी, मास्टर्स उन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया है. नाउ शी इज़ अ लाइसेंस्ड साइकोथेरेपिस्ट फ्रॉम कनाडा. जब किरण शुरू हुआ था तो वो ओ लेवल्स में थी उस ज़माने में, तो मैं इसको ज़ाहिर है आम दिनों में तो वो स्कूलिंग होती थी उसकी, बट शी यूज्ड टू एवरी सैटरडे या कोई एक आध दिन, फ्राइडे हाफ डे है तो शी वुड कम इन किरण. उसने किरण में वो सब कुछ बहुत फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है. उसको हमेशा से आर्किटेक्ट बनना था. शी वॉज़ वेरी गुड इन आर्ट एंड सिंगिंग, और ये उसकी लाइन थी. और यही लाइन चूज़ करके वो UofT गई, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, और वहाँ विद इन 3 months शी कॉन्टेम्पलेटेड जो उसने टाइम किरण में गुजारा मेरे साथ. उसने क्लोज़ रह के माँओं की कहानियाँ सुनी एट एन अर्ली एज ऑफ 15 and 16. And she took a turn from there and she said this is what I want to do. और जब उसने कंप्लीट कर लिया सब मास्टर्स वगैरह तो वो वापस आई पाकिस्तान. उसने मेरे साथ 4 साल काम किया बिल्कुल डीपली. तब तक मैं गवर्नमेंट स्कूल अडॉप्ट कर चुकी थी. 10 साल का काम हो चुका था मेरा. एंड आई स्टार्टेड अ होल स्कूल सिस्टम विच वाज अ मदर चाइल्ड एंड मेंटल हेल्थ में डिप हुआ पूरा करिकुलम था. उसने आकर पूरा मेरा काम जो 10 साल का था वो पिकअप किया. उसके साथ एविडेंस बेस्ड अप्रोच अटैच किया, उसने रिसर्च अटैच की, उसने उसके डॉक्यूमेंट्स बनाए, उसने उसकी पॉलिसीज़ बनाई. एंड शी को फाउंडेड पाकिस्तान्स फर्स्ट ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड स्कूलिंग सिस्टम. या तो उसको एक स्ट्रक्चर मिल गया पूरा. एंड उसने रिसर्च की कि पाकिस्तान में कहीं कोई नहीं ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड स्कूलिंग सिस्टम चला रहा, और वो भी मदर एंड चाइल्ड. तो ये 2 एलिमेंट्स जो हैं ये इसको बहुत यूनिक बनाते हैं. इससे पहले वो स्कूलिंग सिस्टम नहीं था. मुंतहा के साथ उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, हर साल 20-20 बच्चे जो आ रहे थे, तो वो सिर्फ प्री स्कूल था. और मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं इनको तैयार करके मेन स्ट्रीम स्कूल्स में डालती थी. तो ये एज़ अर्ली एज़ 5 years एंड 4 years 5 years 6 years ये मेन स्ट्रीम स्कूल चले जाते थे. बट बाय द टाइम 8 years डाउन द लाइन 2015 में आई अडॉप्टेड अ गवर्नमेंट स्कूल. तो वो सारा प्री स्कूल का निज़ाम हमने पूरे स्कूल पे लगा दिया. अब जहाँ 20 माएँ आती थी मदर चाइल्ड प्रोग्राम में, अब जो है वो 800 मदर्स सब स्कूल की स्टूडेंट्स हैं. सो मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम है ओवर द होल एंटायर स्कूल. तो स्कूलिंग सिस्टम को स्ट्रक्चर देना पड़ता है. प्री स्कूल तो फिर भी होमली तरीके से चल सकता है. वो पूरा स्ट्रक्चर सारा ने दिया माई डॉटर. और उसके बाद से नाउ इट्स रनिंग एज अ, नाउ वी आर रेप्लिकेटिंग दैट मॉडल. अब और जगहों पे हम उसको लेकर जा रहे हैं. सो ग्रेट सर्विस शी इज़ डन. आजकल आई भी है कराची भी. तो अब हम एक और लेवल पे एक और चीज़ सोच रहे हैं कि हम एक हीलिंग सेंचुरी, पाकिस्तान की पहली हीलिंग सेंचुरी बनाना चाहते हैं. एंड दैट विल बी ऑफ कोर्स इन द नॉर्थ, जहाँ हीलिंग ज़्यादा प्रॉपर होती है. बिकॉज़ मेरे पूरे तजुर्बे में एक चीज़ है जिसने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है, वो तकलीफ़ आज भी मुझे करती है कि कितना ही हमने एक ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड करिकुलम दिया, सपोर्ट दिया माँओं को, बच्चों को, लेकिन हम एक शेल्टर नहीं है. एवेंचुअली दे गो होम. जो बच्चे विच आर मेरे पूरे तकरीबन 2000 बच्चे आ चुके हैं अब तक, किरण में आए हैं, गए हैं, कॉलेजेस गए हैं, यू नो, हु हैव काइंड ऑफ बेनिफिटेड. उनमें से तकरीबन 2% बच्चे ऐसे हैं जो आते थे सुबह, दोपहर तक मुस्कुराने लगते थे, जब घर जाते थे दूसरे दिन वापस आते थे दोबारा बिल्कुल ब्लैंक. और उसकी रीज़न ये थी कि उनके मोलेस्टर्स, उनके परपेचुएटर्स, उनके रेपिस्ट उनके घरों में रहते हैं. बिल्कुल उनके घरों में रहते हैं. और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ उनको उस जगह से अलग किया जाए. वी हैव रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, कि वो तो जब होता है जब मतलब आपकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर यू नो हैज़ बीन डायग्नोज्ड. लेकिन जब ट्रॉमा डायग्नोज होता है या यूँ कह लें कि जब आप अब्यूज़ को रिकग्नाइज़ कर लेते हैं कि ओके ये चीज़ बच्चे के साथ हो गई है, बच्चा भी कोप कर रहा है, इज़ फाइन, फंक्शनली फिट है, लेकिन उसने रिकग्नाइज़ कर लिया है या उसने आपको रीच आउट कर लिया है कि मेरे साथ ये हुआ है, दैट इज़ द टाइम. कोई तो महफूज मकाम हो ना जहाँ हाँ, उसको रख सकें, जहाँ उसको प्रोसेसिंग सिखाएं, जहाँ हम उसको ले जाएं और उसके ट्रॉमा को प्रोसेस करना सिखाएं, ताकि वो ट्रॉमा बजाय ये कि वो साइकिल रिपीट हो, वो वहाँ से रिवर्स हो जाए और वो उसकी स्ट्रेंथ बन जाए. तो ये इस रीज़न के तहत आई फील कि वी नीड टू हैव अ वेलनेस सेंचुरी समवेयर
where these children can be taken away for 6 months, 1 year, 3 months, जितनी प्रोसेसिंग उनको ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आप दुआ करें कि ये अब नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है जो, और तब तक ये लोग साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे इंशाल्लाह, so they can come and work अपना पूरा पैनल होगा। लेकिन कोई शरबानो और मैं जो है वो कुछ अर्सा पहले यही बात कर रहे थे, मतलब यूनिवर्सिटी में ही हम बैठे हुए थे, सो वी वर लाइक यार हमारा आगे का क्या प्लान है। सो वी वर लाइक यार मे बी हम लोग ऐसी कोई हीलिंग, मतलब आप जैसी बात करिए ना हीलिंग सैंक्चुरी नॉर्डन में, तो हमने भी वैसे ही आई डोंट नो किसी तरह हमने वही बात की कि हम भी ऐसा कुछ करें कि लाइक यू नो लोगों को हील होने के लिए वहाँ ले जाएं क्लोज टू नेचर। तभी आप वो बात कर रही थी थिंग्स आई थिंक अलाइक, तो उसकी एक वजह के एक ही तरह की बात है। यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर डॉटर कि उन्होंने इतना सारा जो चीज़ें को यूनिफॉर्मिटी कर दी। मुमताज़, जब हम आपके बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली आई कैन सी के आपकी जो अपनी वालदा हैं वो भी शी मस्ट बी अ करेजियस वूमन, क्योंकि ये स्टेप लेना, अब हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन के साथ फ़िज़िकल अब्यूज़ होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट खड़े होना, बात कर सकना और मदद लेना, ये वो चीज़ें हैं जो हम कर नहीं पा रहे होते, अमूमन हमें नहीं दिखती। तो आपकी वालदा डेफिनेटली कोई बहादुर खातून थी। आपका उनसे क्या रिलेशनशिप था, किस तरह से था, उसने किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी को शेप किया और इन्फ्लुएंस किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मेरी मामा तो मैं कहूँगी कि वो तो मेरी रोल मॉडल है। लाइक उन्होंने मुझे डिग्निटी सिखाई है। लाइक उनको मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे इन्हीं के जैसा बनना। लाइक अभी भी आई गेस मैं उसी पाथ पे चल रही हूँ, अभी तक उनके जैसी बनी नहीं हूँ। सो बेसिकली मेरी मामा इनिशियली तो शी वॉज नॉट टू ब्रेव टू टेक द स्टेप, लेकिन फिर सबीमा ने जो है वो उनको लाइक एक तरीके से ट्रांसफॉर्म किया। और फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उन्होंने लाइक इतना एक मेजर स्टेप उठाया टू यू नो सेपरेट फ्रॉम माई फादर। और उसके बाद जो है वो उन्होंने सबीमा के साथ ही मुझे नर्चर किया, ग्रूम किया। लेकिन उस दौरान जो है ना, वो कहते हैं ना कि अगर एक इंसान किसी के दिल में नफ़रत डाल दे, मतलब स्पेशली अगर आपका कोई केयर गिवर हो, जैसे सबीमा है, अगर वो मुझे किसी के ख़िलाफ़ कुछ बोलेंगी तो मुझे ज़ाहिर है क्योंकि वो मेरे क्लोज़ हैं तो मुझे वो उस इंसान से नफ़रत होने लगेगी। तो उसी तरह मेरी ममा जो है उन्होंने कभी भी हमसे अपनी डिवोर्स लाइफ के बारे में डिस्कस नहीं किया जब तक हम बड़े नहीं हो गए। तो उन्होंने कभी ये भी हमारे दिल में अपने, मतलब हमारे बायोलॉजिकल फादर जो है मेरे, उनके खिलाफ कभी हमारे दिल में नफ़रत नहीं डाली। लाइक उन्होंने हमें लाइक उनके बारे में बताया भी नहीं, लेकिन नफ़रत भी नहीं डाली कि तुम्हारा बाप ऐसा था या तुम्हारा बाप ऐसा था या जो भी है। मतलब उन्होंने हमें बस दूर रहना सिखाया और लाइक हर किसी के लिए यू नो मोहब्बत दिल में डालना सिखाई कि देखो ये इंसान ऐसा है, इस इंसान की आपको कदर करनी है, ये इंसान ऐसा है। लाइक मुझे बड़ी बात अच्छी लगती है कि मेरी मामा मेरे दिल में कभी भी किसी के खिलाफ नफ़रत नहीं डालती। तो मुझे अभी बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी मामा ने मेरे अब्बू के लिए मेरे दिल में नफ़रत नहीं डाली। तो अभी भी लाइक मुझे उनके लिए लाइक कुछ यू नो हेट्रेड नहीं है मेरा। इनफैक्ट लाइक आई फील पिटी फॉर हिम, कि मतलब मैं सोचती हूँ कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि वो ऐसे लाइक ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए, यू नो। तो मे बी लाइक वन डे अगर मैं इतनी ब्रेव हो गई, आई मीन ब्रेव तो हूँ ऑफ कोर्स, लाइक यू नो इतनी हिम्मत आई कि मैं उनके पास जाकर मे बी बात कर सकूं कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने लाइक वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ स्टोरी, राइट। तो आई बिलीव मामा एक बड़ी रोल मॉडल है मेरे लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक क्योंकि उनकी डिवोर्स हो गई थी तो उस टाइम पे हम काफ़ी छोटे थे, तो वो ये डिसीजन भी ले सकती थी कि वो यू नो री मैरी करती, बट उन्होंने नहीं किया। लाइक उन्होंने अपनी पूरी लाइफ हमारे लिए सेक्रीफाइस किया। स्टिल शी इज़ अ वर्किंग लेडी, तो लाइक आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारा हाथ थामा है। लाइक वो हर जगह हमारे लिए लाइक पिलर की तरह खड़ी रही हैं, उन्होंने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। लाइक तो मुझे बड़ा होता है कि यार मेरी मम्मा ने मेरे लिए इतनी बड़ी सेक्रीफाइस की है। तो आई कैन सी दैट मुंता कि आपकी वालदा ने जो मोहब्बत का बीज आपकी सूरत में बोया है, वो लेगेसी जो है वो कंटिन्यू होते दिख रही है। और आपकी खुशकिस्मती है कि आपको दोनों माएँ ऐसी मिली हैं जिन्होंने मोहब्बत का पैगाम ही दिया है। एक किसी को वॉइड फील हो तो मुझे एक वॉइड ही नहीं फील होता है लाइक फादर ना होने का। अगर कोई मुझसे पूछता है बाप की कमी महसूस, यार होती ही नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम इतनी फॉर्चुनेट कि मुझे लाइक वो प्यार डबल होकर मिल रहा है। लाइक दो अम्मियों से प्यार मिल रहा है, इतना केयर मिल रही है, इतनी ग्रूमिंग मिल रही है, लाइक तो कभी महसूस नहीं होती माशाल्लाह। मगर आपको पता है, I'll just add on to this कि ये बच्चे तो ज़ाहिर है जितने मुझे मदर की तरह लेते हैं, इनकी अम्मियाँ भी मुझे माँ की तरह लेती हैं। सो मैं इनके लिए बेसिकली नानी की तरह हूँ ज़्यादा। तो एक गुफ्तगू मेरी इनके साथ रहती है, वो थोड़ी सी
मोर गाइडिंग वाली गुफ्तगू होती है, लेकिन जब मैं इनकी मदर्स के साथ बैठती हूँ तो इट्स मोर क्लोजर, वी आर लाइक मोर लाइक फ्रेंड्स। तो मैंने हमेशा इस तरह के और भी केसेस हैं, सिर्फ मुंतहा की मदर का केस नहीं है, और भी हैं, और मैंने हमेशा उनको यही गाइड किया है कि अपना रास्ता कभी बंद नहीं करना। एक दिन किसी दिन तुम शादी करना, जब तुम्हें कोई मिले तो तुम ज़रूर करना। तो वो उसके जहन में आज भी मैं उसको ये बात कहती हूँ, तो वो कहती है हाँ ये दोनों सेटल हो जाएं फिर करूँगी। तो एक दिन मैंने मुंतहा को भी ये बात पूछी थी, मुंतहा हाउ डू यू फील अबाउट दिस? तो बच्चे भी बहुत ओपन है, वो कहते हैं हमारी अम्मी खुश रहें बस। बात सारी ये कि हमारे मुल्क के अंदर यू कांट ट्रस्ट द मैन, मसला ये है कि वो, हाँ ये बात है। अदरवाइज़ शादी तो रब ने इजाज़त दी है एंड बिल्कुल करनी चाहिए, एक ज़रूरत है। और ज़िंदगी का बड़ा एक खूबसूरत पार्ट भी होता है, अगर आप उसको खूबसूरत ही रखें तो बड़ा खूबसूरत हिस्सा होता है। वी हैव अ फ्यू केसेस हमारे पास जिन्होंने सेकंड मैरिज की है एंड देयर डूइंग वेल। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह से। सबीना, बड़ा फेमस और बड़ा कॉमन कोट है, कहा जाता है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। सो हाउ मच डू यू बिलीव ऑन इट? मैंने तो आपकी प्रैक्टिस से देखा है, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। और आपको इस सफ़र में कौन से चैलेंजेस देखने को मिले? कितनी दफ़ा आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ा? क्योंकि देखें, ये भी बड़ी ज़्यादती है कि हम माँ से ही ये तवक्को रखें कि बस अब बच्चे की तरबियत और नशोनुमा उसी ने करनी है। नशोनुमा तो वो कर सकती है, लेकिन जब तरबियत की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिनका जो असरअंदाज होते हैं। तो उसके बारे में अवेयरनेस देना, उस पे लोगों को कन्विंस करना, ये सारा आपके सफ़र में किस तरह से इनकॉर्पोरेट हुआ? It is true that it takes a village to raise a child or a community to raise a child. थोड़ा सा हमारे पास circumstances इस किस्म के हैं कि हमारे तो हर घर के अंदर एक विलेज है। Like a child lives with so many people in a house. 15, 16, 20 अफराद एक एक घर के अंदर रह रहे हैं, और या तो घर इतने करीब करीब हैं कि वो सारे घर एक ही साथ खाना खाते हैं। तो विलेज तो घर के अंदर ही बना हुआ है, तो वो इतने सारे लोगों का इन्फ्लुएंस बच्चे के ऊपर होता है। लेकिन देयर इज़ वन बिग एस्पेक्ट टू इट, जब उसकी जो प्राइमरी केयर गिवर है बच्चे की, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, दादी हो, नानी हो, इन सर्टन केसेस हमारे पास नानी दादी भी प्राइमरी केयर गिवर हैं। जब प्राइमरी केयर गिवर एक इथॉस क्रिएट करता है अराउंड द चाइल्ड, हाउ द विलेज नीड्स टू ट्रीट द चाइल्ड, वो एक बहुत ही अनस्पोकन मैसेज होता है जो उस प्राइमरी केयर गिवर का दूसरों को जाता है कि ओके दिस इज़ द वे यू नीड टू ट्रीट माई चाइल्ड। वो बहुत ज़रूरी है। अगर माँ बाप खुद अपने बच्चों को 4 लोगों के आगे, विलेज के आगे उनकी सेल्फ़ एस्टीम मजरू कर रहे हैं, तो दूसरे किसी को तो 2 मिनट लगेंगे मजरू करने में। तो वो क्रिएट करना, वो इन्वायरमेंट के अंदर, उस सारे कम्युनिटी के अंदर कि यू नो दिस इज़ हाउ आई ट्रीट माई चाइल्ड, सो दिस इज़ हाउ आई एक्सपेक्ट यू टू ट्रीट माई चाइल्ड, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये हमने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है ऑन द प्राइमरी केयर गिवर्स कि जो आप क्रिएट करेंगे ना माहौल, तो बाकी सब लोग आपको देखकर चलेंगे कि भाई ये माँ कभी अपने बच्चे को गाली नहीं देती, तो उसकी भी हिम्मत नहीं होगी। जी, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपा, हमारे यहाँ ये भी तो मसला है ना कि हम जब मोहब्बत की बात करते हैं तो हम बाउंड्री सेटिंग को एक्सेप्ट नहीं करते। बाउंड्री सेटिंग मतलब अगर आपकी बिल्कुल इमीडिएट फैमिली है तो आपको लगता है नहीं ठीक है, एक हाथ लगा दिया, थोड़ा डांट डपट कर दी, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये तो हमें लगता है ये मोहब्बत का इजहार है। तो ये भी शायद हमें सीखने की ज़रूरत है। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था, वो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस वो ये था, एक तो होता है आपको साइकिल रिवर्स करना है, मगर जब लोग और कम्युनिटी एक नेगेटिव चीज़ को डिसिप्लिन के रोल में देखना शुरू कर दें और उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दें कि शायद पनिशमेंट देना एक अच्छी पेरेंटिंग की निशानी है, और आप उस पर प्राउड भी हैं, कि एक टीचर भी बड़ा प्राउड फील करता है कि मेरे कंट्रोल में हैं बच्चे। ऐसी माइंडसेट को चेंज करना, इट्स कॉल्ड पैराडाइम शिफ्टिंग, टोटल पैराडाइम शिफ्ट। या तो अगर कोई रिमोर्स हो ना एक इंसान को कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो वो सॉरी जल्दी करता है। रिमोर्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ तो सेलिब्रेट करते हैं, एक औरत की मिज़री को सेलिब्रेट करते हैं। मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ़ है जब लोग जाते हैं किसी के पास अयादत करने के लिए या सिंपथाइज़ करने के लिए, तो अगर एक ऐसी औरत जिसने शौहर की बहुत ज़्यादा अब्यूज़ सहा हो, उसको हम जा के कहते हैं कितनी साबरीन है, आप उसकी मिज़री को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो वो अब इनडायरेक्टली शी स्टार्ट्स बिलीविंग कि मुझे ऐसा ही रहना है क्योंकि मैं तो बड़ी साबरीन हूँ। तो सब्र को भी हम समझे नहीं हैं कि सब्र है, सब्र तो ताकत देता है, सब्र तो आपको इतना ब्रेव बनाता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सब्र आपको और ज़्यादा कमज़ोर बनाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बर्दाश्त करना नहीं सीखा। जी बिल्कुल, तो ये पैराडाइम शिफ्ट्स हैं। सो बेसिकली इस स्कूलिंग सिस्टम से, मेरे लिए ये स्कूल में 2 साल में ही बंद कर देती अगर इससे पैराडाइम शिफ्ट ना हो रहा होता।
अगर इसके नतीजे में सिर्फ एक बच्चा और एक माँ लिखना पढ़ना सीख रहे होते हैं तो मैं आगे नहीं चलती, बिकॉज़ हर दूसरी गली में ऐसा स्कूल मौजूद है। लियारी में मेरे ख़्याल में हार्डली कोई ऐसी गली होगी जहाँ छोटा सा स्कूल ना हो या छोटा सा मदरसा ना हो। मेज़नाइन्स पे बने हुए हैं जोक दर जोक, लेकिन वो पैराडाइम शिफ्ट नहीं कर रहे किसी का, सिर्फ लिखना पढ़ना सिखा रहे। सो मेरा मिशन बिल्कुल भी ये नहीं था लिखना पढ़ना सिखाना, और अल्हम्दुलिल्लाह वी सीइंग अ रेवोल्यूशन इन लियारी। पेरेंटिंग स्टाइल्स बदल गए इन लोगों के, बिल्कुल। माशाल्लाह से आपका जो काम है वो बहुत से, मेरे समेत बहुत से लोगों के लिए मशअले राह है। मुंतहा आपको बहुत सारी बच्चियां देख रही हैं, बहुत सारी मुंतहा ऐसी हैं जैसे सबीना ने शुरू में कहा था जो कैमरे के उस तरफ आपको देख रही हैं, जो ये देखकर बड़ी हो रही हैं कि अच्छा मुंतहा जो है वो पहली किरण है, वो पहली किरण कैसे बनी। आप अपनी स्टोरी सुनाती हैं या बताती हैं तो वो लोगों के लिए बड़ी मुतासिर कुन है। लेकिन उन बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहोगी? वो जो ब्रेवरी का मैसेज है, जो मोहब्बत का बीज तुम्हारी माँ ने, सबीना माँ ने तुम्हारे अंदर रखा है, उसको आगे कैसे कम्युनिकेट करना चाहोगी? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि लाइक आप दूसरों का दर्द समझें, तो अगर आप किसी और का दर्द समझेंगे तो आपका अपना जो अंदर का दर्द है वो हील होगा। लाइक इफ़ सबीमा हील्ड मी, तो वो भी मे बी किसी चीज़ से अंदर गुजर रही होंगी ना। तो जब उन्होंने मेरे ऊपर काम किया तो उन्होंने मेरे मतलब मुझ पे इंटरवेंशन की, तो कुछ उनके अंदर भी होगा जो हील हुआ होगा। तो लाइक यही है कि अगर आप किसी और का दर्द समझोगे तो आप खुद का दर्द समझ सकोगे। एंड आजकल की यूथ तो इज़ गोइंग थ्रू मतलब ऑफ कोर्स एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट, लेकिन यंग जनरेशन में ये काफ़ी लाइक आम हो गया। तो यही है कि आप किसी और का दर्द समझें, बी काइंड टू एवरीबडी अराउंड यू, बिकॉज वी नेवर नो कि कोई किस चीज़ से गुजर रहा है, और बस कंपैशनेट हो तो ये होगा कि आप अंदर से भी हील होते हैं फिर। सबीना, हमने अमूमन इस तरह से देखा है कि अगर हम किसी तकलीफ़ से गुज़रते हैं तो उसके बाद दो तरह के रद्द-ए-अमल सामने आते हैं। या तो लोगों में एक बिटरनेस आ जाती है, वो उसी ट्रॉमा का पार्ट बन जाते हैं, उसी फ़्लो में चले जाते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने जुर्रतमंद और इतने बहादुर होते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है, ये जो पेन मुझ तक आया है, मैं अब इसको आगे ट्रांसफ़ॉर्म करूँगा, मैं इसको ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। सो आपका नाम उन्हीं अज़ीम शख्सियात में से आता है जिन्होंने ये सोचा कि जी मेरे साथ जो हुआ या मैं जिस ट्रॉमा से गुज़रा उसको मैंने रेप्लिकेट नहीं करना, मैंने उसको वहीं रोककर, और बल्कि आपने उस सारे पेन को अपनी स्ट्रेंथ बना के उसको ट्रांसफ़ॉर्म करके पेश किया और बहुत सारे लोगों को उस तरबियत का हिस्सा बनाया। सो उसके बारे में अगर आप बात करना चाहें कि वो क्या चीज़ थी, वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने आपको इतना बहादुर बनाया कि आप ये कर सकीं? ताहिरा, ऑनेस्टली ये सवाल इतनी बार आया है और इतने सालों में ये सवाल लोगों ने मुझसे पूछा है, और जितनी बार मुझसे पूछा है इतनी बार मैंने इसको पीछे जाके कॉन्टेम्पलेट किया है, सोचा है इसके बारे में कि वो क्या चीज़ थी जिसने मुझे इस साइकिल को रिपीट करने नहीं दिया। रिपीट करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप दूसरों को हार्म करते हैं या ख़ुद को हार्म करते हैं। आई डू रिमेंबर दैट मैंने 14 साल की उम्र में सुसाइड अटैम्प्ट किया था, मुझे याद है ये बात, और ये काफ़ी इनग्रेव्ड है मेरे उसके अंदर। तो मैंने किया था, सेल्फ़ हार्म करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद जब व्हेन आई केम बैक तो एक दिल में बड़ा शुक्राना भी आया कि अच्छा, अगर ये मैं बच गई तो देयर इज़ सम बिगर पर्पस दैट आई नीड टू अचीव। लेकिन जब मैं पीछे जाती हूँ अपने बचपन में तो मुझे इस किस्म का कोई केयरिंग एडल्ट, जिस तरीके से मैंने कोशिश की है कि मैं अपने आप को इस्तेमाल करूँ, और अल्लाह ताला मुझे बहुत हिम्मत दे रहे हैं इसमें, ऐसा कोई केयरिंग एडल्ट की कोई शबीह नहीं आती। मैं बार बार सोचती हूँ कि कोई था क्या अराउंड मी, कैसे, हाउ डिड आई ग्रो आउट ऑफ इट, क्या हुआ। कुछ एक छोटा सा पीरियड मेरी लाइफ का ज़रूर था जिसमें कोई अराउंड 6 months to 1 year, जिसमें हम अपने वालिद के पास थे अकेला। जब व्हेन आई गॉट सेपरेटेड फ्रॉम माई मदर तो हम अपने अब्बू के पास आ गए थे, और ये बड़ी रीसेंट रेवलेशन मुझे हुई है, बहुत कुछ 1 साल हुआ, मैं इसके बारे में बहुत सोच रही थी कि क्या चीज़ हो सकती है मेरे बचपन की जिसने मुझे इंस्पायर किया, या ऐसा फ़ील हुआ मुझे कि आई नीड टू नाउ बी देयर फॉर चिल्ड्रन हु फील इनविजिबल। क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी आई हैव ग्रोन अप विद द फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, of being invisible, of being unheard, of feeling disregarded, of feeling like a misfit। ये feeling मेरे अंदर हर वक्त रही है पूरा बचपन। कुछ ऐसे अल्फाज जो बचपन में मैंने बार बार सुने, वो जैसे एक लेबल की तरह भी मेरे दिमाग में रहे हैं, येट वो साइकिल ने मुझे, मेरे कॉन्फिडेंस को तोड़ा नहीं।
तो वेरी सरप्राइजिंगली उस थोड़े से टाइम में जब मैं वालिद के पास थी, जब तक मेरे वालिद ने दूसरी शादी नहीं की, एक छोटा सा टाइम था जब अम्मी से जुदाई हुई, मैं और मेरा भाई अब्बू के पास थे, और फिर कुछ टाइम में मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। उस छोटे से टाइम में जब मेरी उम्र 9 साल की थी, मेरे वालिद मुझे, हम दोनों को, मुझे और मेरे भाई को रोज़ रात को एक कहानी सुनाते थे, और वो कहानी थी शहज़ादा जाने आलम की। और वो एक्सटेम्पोर सुनाते थे, यानी सोने से पहले मैं एक बाजू में सोती थी, एक बाजू में, और अब्बू यूँ हमें लेते थे और वो कहते थे अच्छा आज की किस्त क्या है। एंड दैट शहज़ादा जाने आलम वो सो ब्रेव कि वो हर किस्म की रिस्की सिचुएशन में जंप लगा देता था, और जहाँ कोई प्रॉब्लम देखता था वो प्रॉब्लम उसको हल करना होता था। तो मैंने थोड़े दिन, कुछ अरसा पहले स्टोरी टेलिंग साइंस के ऊपर एक छोटा सा कोर्स किया कोर्सेरा से, कि व्हाट इज स्टोरी टेलिंग साइंस, एंड दैट जस्ट took me back there. Is it possible that those 8 months that I heard Shehzada Jane Alam every day, every night before sleeping had such a tremendous effect on me that it might have changed my... It's just a thought. And the power of storytelling. मैं सोचने लगी कि ये एक चीज़ हो सकती है जिसने शायद मुझे शहज़ादा जाने आलम से इंस्पायर कर दिया। एंड फ्रॉम दैट डे पास जो है वो सबीना जाने आलम वो वजूद में आई हैं। मगर दैट जस्ट शोज अस ना कि कहानी सुनाना बच्चों को कितना पावरफुल हो सकता है। और मैंने ये बात अब्बू को जाके बताई अराउंड फ्यू मंथ्स बैक ओनली। मैंने कहा पापा आपको अंदाज़ा है कि शहज़ादा जाने आलम मुझ पे शायद असर कर गया है। तो अब्बू हंसने लगे। मस्ट हैव, क्योंकि देखें ना कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है अगर आप बच्चों को सुनाते हैं, और सोने से पहले तो आप बड़ा रिसेप्टिव मूड में होते हैं। और मैं इमेजिनेटिव तो थी, ड्रीमी बहुत थी, जो सुन के सोती थी वो ख्वाब में देखती थी, आज तक देखती हूँ। किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा जो होता है वो उसके बच्चों के कहे गए अल्फाज और अप्रिसिएशन होते हैं। सो मुंता, आज के दिन अगर आप अपनी वालदा को कोई मैसेज देना चाहें और सबीना माँ को कोई मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? मैं अपनी मामा और सबीना को यही मैसेज देना चाहूँगी, लाइक आई वुड लाइक टू थैंक देम। ऑफ कोर्स थैंक यू इज़ वेरी लिटिल, जितना उन्होंने किया है उसके हिसाब से तो थैंक यू कुछ भी नहीं है, बट स्टिल लाइक थैंक यू फॉर बीइंग दोज स्किल्ड गार्डनर्स इन माई लाइफ। जिस तरह गार्डनर्स जो हैं वो अपने फ्लावर्स को ब्लूम करते हैं, प्रून करते हैं, सारे वीड्स उसमें से निकालते हैं, यू नो, और जितना भी लाइक हार्मफुल जो भी होता है उसको लाइक हटा देते हैं। उसी तरह आप लोगों ने मेरी लाइफ को इसी तरह यू नो ब्लूम किया है, नर्चर किया है, एंड इसी तरह मैं लाइक यू नो आई एम राइजिंग एंड शाइनिंग। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज एंड आई ओ यू गाइज अ लॉट, और मैं हमेशा हमेशा आप लोगों की एहसानमंद रहूँगी। एंड मुझे शायद नहीं लगता कि मैं कभी भी आप लोगों को ये लाइक एहसान वापस दे सकूँगी, बट आई कैन अश्योर यू कि मैं आप लोगों का जो ये एक्ट था मेरे ऊपर, लाइक इतना ज़्यादा आप लोगों ने जो मुझे ग्रूम किया है, मैं एक सदका जारिया बन सकूँ आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। एंड आई लव यू बोथ विद ऑल माय हार्ट इंशाल्लाह। मुंता, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, एंड आई एम सो श्योर कि आप इस लेगेसी को डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकेंगी। सबीना, अगर आपको ये मौका मिले कि आप अपनी वालदा को कोई मैसेज दे सकें तो वो क्या होगा? तो मेरी 2 वालदाएँ हैं। एक तो मेरी बायोलॉजिकल मदर हैं, वो यहाँ नहीं हैं, वो पाकिस्तानी नहीं हैं, शी लिव्स इन स्विट्ज़रलैंड, और जिनसे मेरी जुदाई हो गई थी एट द एज ऑफ 8 साल की उम्र में उनसे अलग हो गई थी। वो अभी वहाँ रहती हैं स्विट्ज़रलैंड में। मैं उनके लिए एक अलग मैसेज देना चाहूँगी। और एक मेरी अम्मी हैं जिनको मैं अम्मी कहती हूँ, अपनी वालदा को मैं ममा कहती हूँ, और जो मेरी सेकंड मदर हैं जब मेरे वालिद ने दूसरी शादी की, वो अम्मी हैं। और एक मैसेज उनके लिए मैं देना चाहूँगी। ममा और अम्मी दोनों को मैं एक बात एक साथ कहना चाहती हूँ कि टुडे आई अंडरस्टैंड यू बोथ। ममा, why you left us, I understand it now, कि उस वक्त वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी थी because you were trying to save yourself. So if you wouldn't have saved yourself, you wouldn't have been able to do anything for us either. But I didn't understand it then. Today I understand that. अम्मी, जब आपकी शादी हुई पापा के साथ, तो उस वक्त आप भी बहुत मुश्किल में थी हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, हम भी बहुत मुश्किल से आपको अंडरस्टैंड कर रहे थे, और आज आप मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी हैं। सो नाउ आई अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल होता है एक ऐसे आदमी से शादी करना जिसके 2 बच्चे हों पहले से, जो अपनी माँ को बहुत मिस कर रहे हों। तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था हमें एक्सेप्ट करना, और हमें भी डिफ़िकल्ट हो रहा था आपको एक्सेप्ट करना, बट आज आई अंडरस्टैंड यू एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू अम्मी कि आज आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं।
थैंक यू, आई लव यू बोथ। थैंक यू। अम्मी, जो सबसे बड़ा तोहफ़ा आपने मुझे दिया है ना, वो अदील और बिलाल के फॉर्म में, जो मेरे दोनों छोटे प्यारे भाई हैं। इट्स जस्ट समथिंग जिसके लिए मैं कितना भी आपका थैंक यू करूं कम है। थैंक यू। दे आर लाइक माई लव। दे ऑल्सो कॉल मी माँ। बहुत शुक्रिया आज के दिन वक्त निकालने के लिए, और बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए भी कि जिस तरह से आप हमारे माशरे के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए काम कर रही हैं, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम जी, इट वाज सच अ प्लेजर टू बी हियर।